Hey guys, welcome to PM Pathshala. Guys, let's discuss the part 2 of environment section where we are going to discuss the 3-4 topics of environment. Rest will do in the next video. ठीक है, तो देखो अभी ना पार्ट 1 आ चुका है, उसमें 2 टॉपिक्स एनवायरनमेंट के ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, बाकी भी वीडियोस डाली गई हैं दूसरे टॉपिक्स की भी। साथ साथ करते रहो ताकि आपके जो मंथली मैगजीन है अगस्त 2023 की वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखो 10-11 तक फिर आपकी सितंबर की आ जाएगी। और कॉन्टीन्यूसली बहुत अच्छा टाइम है, मेंस की प्रिपरेशन करो, आराम से आंसर राइटिंग लिखो, जो भी आर्टिकल कर रहे हो उसको रिवाइज करो, वीडियो लेक्चर सुनो और उसके बाद खुद से लिखना शुरू करो। कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कराऊंगी मैं हर वीडियो में, उसको ज़रूर लिखना है पेपर में। ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वाटर ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, देखो रिसेंटली क्या हुआ, नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसका नाम था वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज़्म। अब ये वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज़्म क्यों नीति आयोग लेकर आ रहा है, इसका कारण ये है कि ना हम जो भी वेस्ट वाटर करते हैं उसको ट्रीट करें और उसको रीयूज़ करें। अब वाटर ट्रेडिंग में एक तरह का वाटर मार्केट मैकेनिज़्म है जिसमें पानी को एज अ कमोडिटी, ना कि पब्लिक गुड मान के, बल्कि कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको ट्रेड करना है अमंग्स यूज़र अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो वाटर कंपनी क्या करेगी, रादर देन क्रिएटिंग इट्स ओन वाटर रिसोर्स, वो पानी को खरीदेगी थर्ड पार्टी से और फिर यूज़र को बेचेगी। अब वाटर ट्रेडिंग में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें आएंगी। पानी का ओनरशिप जो होगा इंडिस्प्यूटेबल है, ऐसा होना चाहिए। वाटर का इंटाइटलमेंट ट्रांसफ़र करा जाएगा। वाटर के यूज़ जो सर्टिफिकेट, रीयूज सर्टिफिकेट्स होंगे वो भी दिया जाएगा अगर आप कर रहे हो तो। अब WRC यानी कि जो वाटर का रीयूज सर्टिफिकेट्स ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें क्या होगा, जो वाटर यूज़र अक्रॉस सेक्टर्स हैं, म्यूनिसिपल वाले, इंडस्ट्रियल वाले, एग्रीकल्चर सेक्टर वाले, इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और इंडिविजुअल टारगेट्स के अकॉर्डिंग वाटर का रीयूज़ है। अब इसमें क्या होगा, ओपन मार्केट में आप इसको जाके सेल भी कर सकते हो और अल्टीमेटली आपका काम क्या है, आप देखो मोटिव को, बात को ध्यान से समझो। मोटिव ये है कि हमें गैप ख़त्म करना है, वेस्ट वाटर का रीयूज टारगेट जो है उसके जो गैप्स आ रहे हैं ना उसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, अब देखो नीड क्या हुई, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमने ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव। तो देखो सबसे बड़ी बात ये हो गई है, अभी हम बड़े ध्यान से नोटिस अगर करें तो हमारे देश में अर्बनाइजेशन बड़े राइज कर रहा है, बड़े सही पेस में और बड़े तेज़ी के पेस में। आप देखोगे उसको कि वो बहुत जल्दी वाला राइज कर रहा है, यानी कि 40% जो अर्बन का वेस्ट वाटर है गाइस, वो आपका अब देखो आप हो रहा है, अल्टीमेटली वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है, उसको रीयूज़ करना भी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यही है। अच्छा, सेकंड चीज़ है कि ना जितने भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े अनइक्वल हैं। वाइड टेम्पोरल से स्पेशल बहुत वेरिएशंस हैं। तो आप इंडिया का एग्जांपल लेते हुए समझो कि इंडिया में ना 80% से ज़्यादा रेनफॉल होता है ड्यूरिंग 4 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो एक ये वाली बात है। अब क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर ड्रॉट पड़ रहा है वहाँ पानी पहुँचाना है, जहाँ पानी ज़्यादा फ्लड हो गया है वहाँ पे कैसे वाटर को मैनेज करना है। अब प्राइवेट हैंड में अगर आप देते हो वाटर मैनेजमेंट तो इसके लिए ऑलरेडी पॉलिसी 2012-22 में आ चुकी है, 12 में भी आई थी, 22 में भी आ चुकी, सॉरी 2 में भी आई थी और 12 में भी आई थी। इसमें बोला गया था कि प्राइवेट हैंड हम वाटर मैनेजमेंट को देंगे और अल्टीमेटली बेसिकली प्राइवेट पार्टनरशिप को हम बूम लगाएंगे। अब वाटर का पोल्यूशन भी राइज हो रहा है ना। अगर आप देखो यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023 की, तो उसमें साफ तौर पे इंडिकेट करा है कि जो ह्यूमन और इकोसिस्टम का हेल्थ जो है वो बहुत लिंक्ड है। 80% जो ग्लोबल वेस्ट वाटर है उसको ना एस्टिमेट करा जा रहा है कि वो अनट्रीटेड रह जाता है। वाटर की स्कार्सिटी भी हो गई है इसी रिपोर्ट में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023 है उसमें लिखा हुआ है कि 80% जो लोग हैं ना वो पानी के स्ट्रेस में जी रहे हैं, इवन एशिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट चाइना में, इंडिया में भी इवन। तो लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है इंडियन एग्रीकल्चर में भी। अगर आप देखते हो कि 89% जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ग्राउंड वाटर वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, पैडी या शुगर केन आप उसी से ग्रो करा रहे हो। तो इंडिया जो है ना वर्चुअल नेट एक्सपोर्टर है एक तरह का पानी का, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब वर्चुअल वाटर एक टर्म आई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो हिडन वाटर जो कि प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेस में मिलता है और लोग इसको खरीदते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, ऐसे पानी को हम वर्चुअल पानी कहते हैं, जो कि पानी प्रोडक्ट में या किसी सर्विस में या किसी प्रोसेस में हिडन हो। ठीक है, अब देखो इसको करने का चैलेंज क्या है, वाटर को मैनेज करने का, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का।
सबसे बड़ी दिक्कत है फिक्सिंग प्राइस, कितना प्राइस फिक्स किया जाए। तो ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर और अल्टीमेटली उसको फार्म फील्ड तक पहुंचाना, इंडस्ट्रियल यूनिट तक पहुंचाना, वो एक सर्टन कॉस्ट लगाता है। यानी कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्रेश वाटर के उसके कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं है। फ्रेश वाटर सब्सटेंशली लो प्राइस में मिल जाएगा और इवन नो कॉस्ट में भी आप उसको ले सकते हो। अब स्टोरेज की बात करोगे तो जो वेस्ट वाटर का जनरेशन है वो कॉन्टीन्यूसली उसका जो प्रोसेस है वो ट्रीटमेंट प्रोसेस हमेशा उसका चलता रहता है। डिमांड कभी भी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, आपको हमेशा वो कॉन्टीन्यूसली ट्रीट करना पड़ेगा। डिमांड तो हमेशा बढ़ेगी ना, पानी तो आपको रोज चाहिए, खाना आपके शरीर को रोज चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं वो कांस्टेंट रहेगी, डिमांड आपकी हमेशा राइज रहेगी। तो एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसी आपकी क्रॉप्स होती हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसमें आपको सर्टेन पीरियड में इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ पर डिमांड वेरी करती रहती है ना। यहाँ पर आप इस वाले स्टोरेज जो वेस्ट वाटर है इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तरह का चैलेंज भी है, एक तरह लगा लो कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा ट्रीट वाटर ये लोग। उसके बाद डिमांड को क्रिएट करना, यानी कि टू मेक वाटर या ट्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट को, वाटर को बेसिकली ट्रेडेबल कमोडिटी बनाना, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ डिमांड। अच्छा, इसकी सप्लाई को एश्योर करना भी, और सप्लाई आपकी इंटरप्ट होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो आपके सीवेज हैं या उसका जो डिस्ट्रप्शन सिस्टम है, वो क्वालिटी कंट्रोल जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अच्छा, वाटर को अगर आप फंडामेंटल ह्यूमन राइट बना रहे हो तो उसमें चैलेंज पता है क्या है? इंडिया में पानी जो है ना ही कमोडिटी है ना ही उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है भाई ये तो असेंशियलिटी है, तो ऐसे ही है, हमारा हक है, हम तो लेंगे, है ना। तो इस तरह से उसको लिया जाता है, ना कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, ना ही उसकी कमोडिटी की तरह उसको यूज़ ही नहीं किया जा रहा। अब क्या किया जाए? तो करने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया जा रहा है ताकि वो पानी को एलोकेशन करे और बताए कि कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है। इसीलिए IRA फॉर्म किया गया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 12 स्टेट इंडिया में हैं जिन्होंने ये IRA को इनेक्ट करा है और वो रेगुलेट भी कर रहे हैं वाटर टैरिफ्स को इरिगेशन सेक्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होती है। अच्छा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करा गया, रीयूज टारगेट वगैरह लगा दिए गए, क्रेडिट वैल्यू ये सब सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया गया। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया एनवायरनमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग। प्रिपरेशन करी है कि साइट स्पेसिफिक प्लान्स बनाया जाए रीयूज़ करने के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे रखना है। वाटर न्यूट्रलिटी की तरफ भी काम किया जा रहा है कि जो वाटर न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, टोटल वाटर डिमांड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए आफ्टर न्यू डेवलपमेंट। तो वाटर के रीयूज़ को प्रमोट करना भी, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर न्यूट्रलिटी अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इससे अचीवमेंट मिलेंगी। तो ये आपका टॉपिक था, क्लियर हो गया होपफुली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। देखो ये जो एक्ट है ना 2023 में अडॉप्ट हुआ और अल्टीमेटली ये 2005 में अर्लियर आ चुका था अमेंडमेंट के साथ, लेकिन इसको फिर लेकर आया गया है। देखो सबसे बड़ी बात समझो आप कि ना हम 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद हम ना 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन भी हैं। हम USA लार्जर इम्पोर्टर है इंडियन सी फूड का, फॉलोड बाय चाइना एंड EU। तो यानी कि हमारे लिए ये सेक्टर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बैकग्राउंड में अगर आप इसको ध्यान से समझो तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 जो है ये इनेक्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमें कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी को इस्टेब्लिशमेंट करना था और अल्टीमेटली इसको रेगुलेटिंग, इसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, इसको कनेक्ट करना है कोस्टल एक्वाकल्चर कोस्टल एरियाज़ में। काम क्या है हमारा? हमें ना बेसिकली कोस्टल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कोस्टल एक्वाकल्चर की फार्मिंग को प्रमोट करना है कोस्टल एरियाज़ में। अब कोस्टल एक्वाकल्चर होता क्या है? देखो कल्चरिंग करना, पॉन्ड्स की कंडीशंस को, निक्लोजस की कंडीशंस को, श्रिम्प, प्रॉन्स, फिश, इन सब की कंडीशंस को सुधारना है, ब्रैकिश वाटर की लाइफ को ठीक करना है, सलाइन वाटर की करना है, बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। देखो यहाँ पे सिर्फ कोस्टल की बात हो रही है। कॉन्टिन्यू यहाँ पर काम किया जा रहा है कोस्टल रेगुलेटरी जोन को समझते हुए। जो भी पिनलाइज एरिया है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, प्रोहिबिट भी किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो 2005 में तो भाई कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी में श्रिम्प फार्मिंग भी होती थी, कुछ नए फॉर्म्स भी आए इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो थे। तो हालांकि कुछ कुछ डिमांड्स के साथ साथ कुछ रेगुलेटरी डिमांड्स, कुछ उसको देखते हुए भी काम किया गया। अब कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट के अंदर है क्या? देखो सबसे पहले ना कोस्टल एक्वाकल्चर को समझाया है इन्होंने कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें यानी कि जो आपके कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसमें से जो भी आपकी एम्बिग्यूटीज़ हैं उसको आप हटा दो,
फर्म्स के बीच में वर्टिकल ये सब एक्वाकल्चर को रिमूव करने की बात की गई है। यानी कि जो नया कोस्टल एक्वाकल्चर होगा उसमें केज कल्चर होगा, उसमें बाईवेल्व कल्चर होगा, मराइन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन इसका कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वैलिड परमिशन आपको CRZ नोटिफिकेशंस के तहत लेनी पड़ेंगी। इसमें यूनिट्स प्रोहिबिट करना, मॉनिटर करना, डीक्रिमिनलाइज करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एंटीबायोटिक्स का यूज़ को प्रिवेंट करा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि बायोसिक्योरिटी को कैसे कैसे प्रमोट करना है। समझने की ज़रूरत है कि इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी हमारे लिए। इस एक्ट की ज़रूरत इसलिए है ताकि कोस्टल एरियाज़ का सस्टेनेबल ग्रोथ किया जाए, वहाँ की प्रमोट प्रोडक्शन करना, वहाँ प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट, ट्रेसेबिलिटी को ठीक से ध्यान से करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, वहाँ पर एम्पावर करना अथॉरिटी को, रेगुलेट करना उनकी एक्टिविटीज़ को, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे चलना कि जो पोल्यूट कर रहा है उसको वो पे करवाओ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देखो, यहाँ पर क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है ना, एज इट डिक्रिमिनलाइजेज ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। तो ये क्या है, लैक ऑफ स्मॉल मार्जिनल जो एक्वाकल्चर फार्मर्स है ना, उनको क्या हेल्प करेगा टू अवॉइड द पॉसिबल नीड फॉर ऑब्टेनिंग CRZ क्लियरेंस। फॉर मल्टीपल एजेंसीज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप एक नया इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर क्रिएट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, फिश कम्युनिटीज़ को फिशर वुमेंस भी आ सकती हैं, अब डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके साथ क्राइसिस भी है। इंटेंसिव एक्वाकल्चर अगर आप प्रमोट करोगे तो वो अल्टीमेटली सैलिनाइजेशन का, फ्लड का, ड्रेनेज सिस्टम और ये सब खराब कर सकता है। आपके साथ वो स्किल, ये सब डेफिशिएंसी लेकर आ सकता है। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम ये कह सकते हैं कि रिवाइव करना ज़रूरी तो है, बट कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हम एक बैलेंस ग्रोथ करेंगे, वहाँ पर बैलेंस प्रमोट करेंगे एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ में और एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करेंगे, तो डेफिनेटली हम पहुँच जाएंगे। इसके लिए ये स्कीम्स याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसका काम भी यही है। क्योंकि अच्छा, इसके अलावा आप नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो रिसेंटली ना सेंटर ने एक शीट निकाली और उसमें बोला गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है। ICFRE ने निकाली है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। देखो पूछे जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ, जो भी ये बॉडीज़ है ना, इनके नाम, इनका लोगो, इनका हेडक्वार्टर ज़रूर देख लो। ऑटोनॉमस काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। इसने क्या कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि देखो जी, ऑटोनॉमस काउंसिल ने बताया 36 स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं, इसमें से बैम्बो भी है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री और होम गार्डन के लिए बड़ी अच्छी सूटेबल है। कह रहे लिकोफिला भी ले लो आप, सब्बू वूल भी ले लो आप, ऐसी इक्लिप्टस की कुछ वेराइटीज़ है जो बहुत अच्छी हैं होम गार्डन्स के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के लिए। कह रहा जैसे देखो सुबा बुल जो है ना, वो इन्वेजिव स्पीशीज़ है और ये क्या करती है कि इसमें बताया भी गया है कि वीड इन मोर देन 20 कंट्रीज में वीड की तरह काम करती है। एशियन के डेटा, इक्लिप्टस हाईली वाटर इंटेंसिव है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इसमें देखो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों आती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट, दोनों तरह की चीज़ें प्रैक्टिस होती है। इंटरेक्शन कराते हो आप, इंटरडिपेंडेंस कराते हो, क्रॉप्स का ग्रो कराना, ट्रीज, लाइफ स्टॉक सब करते हो आप। एग्री सिल्वीकल्चर, क्रॉप का ग्रो करना, पेस्चर्स का, पेस्चर ट्री सबको लगाना, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं हमारी कंट्रीज में, ताकि आपके कुछ ना मेजर क्लाइमेट जहाँ पर लैंड यूनिट्स हैं वहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि बिना नेचुरल रिसोर्सेज को एडवर्स इफेक्ट दिए आप लोगों के फूड, फाइबर, फॉडर न्यूट्स को फुलफिल करो। एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत क्या है, देखो एक तो आपकी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगा आप, क्योंकि आपका जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा। रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज में पोल्यूशन को रिड्यूस करना, इरोजन्स को रोकना, सॉइल इरोजन को खत्म करना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के लिए ज़रूरी है। इनपुट कॉस्ट इससे ना कम हो जाती है, क्यों, मैन्योर बायोपेस्ट ना आपको ट्री के कंपोनेंट से मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन सीख जाओगे आप, फूड सिक्योरिटी में मदद मिल जाएगी, ठीक है। कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन रोक लोगे आप, फार्मर की इनकम बढ़ा दोगे, तो क्या बुरा है। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि है ना, सुपीरियर सीड वेराइटी नहीं मिलती हमें, एग्रीकल्चर क्रॉप की यील्ड में ट्रीज इंटरफेयर कर देते हैं, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स है ट्री का, मार्केट मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये समस्याएं भी हैं। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि देखो आप ना एक न्यू एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल तो बनाओ, पहले आप डेवलप करो, आप जोन डिफरेंट जोन्स में अलग अलग बनाओ आप सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी फार्मर्स और दूसरे यूजर्स को समझाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को खोल के लेकर आओ, जितने भी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं उनके बारे में स्टडी करो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देखो एक्सेस फार्मर को कैसे मिल सकता है, इम्पैक्ट देखो उसका एग्रो फॉरेस्ट्री का, एक्सटेंशन सर्विस जो इसकी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको ध्यान पे रखो। तो गाइस काफ़ी अच्छा बेहतर आपको रिजल्ट इसमें मिल सकता है। तो याद रखना, बैम्बो का मैंने आपको बताया, सबोबूल का बताया, तो इन सब के बारे में आपको पेपर में पूछा जा सकता है। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द सेम, बहुत कॉन्शियसली पढ़िए, डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इज अब आपका कॉम्प्रेस बायोगैस, CBG जिसे बोलते हैं।
देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठाई गई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसका नाम, उसने रिकमेंडेशन दी, पहले तो रिव्यू करा है बेसिकली। आपने सतत स्कीम सुनी है, इसका नाम होता है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसका रिव्यू करा है कि ये कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है। अब सबसे पहले ना आप सीबीजी का सिग्निफिकेंस समझ लो, सीबीजी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, सीबीजी मतलब कॉम्प्रेस बायोगैस। एक तो ये ना क्लीनर और अफोर्डेबल फ्यूल है, एनर्जी बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन देता है, इंपोर्ट हमारा जो बहुत डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो कम होती है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, रूरल इकॉनमी बढ़ती है, पंचामृत के जो टारगेट्स थे ना वो फुलफिल हो जाएंगे हमारे। ये 2018 में सतत स्कीम आती है और इसका काम है कॉम्प्रेस बायोगैस को सेटअप करना, इसके प्लांट्स को उठाना और ऑटोमेटिक फ्यूल्स में वही अवेलेबल कराना। तो बायोगैस क्या है, एनारोबिक तरीके से बायोमास का डिकम्पोजिशन होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज वगैरह को मिलाकर ये बनाई जाती है। अब इसमें क्या है, प्योरिफिकेशन आपने करी और बायोगैस इसमें आपने निकाली, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है, मीथेन कंटेंट भी इसमें हाई रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अलावा, और आपका CO2 भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर इसके अंदर मिला है। इसका मिनिस्ट्री याद रखना, गलती से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मत लिखाना। इसमें जो मिनिस्ट्री है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। इसका जो टारगेट है वो 5000 CBG प्लांट्स बाय 2023 लेना, ये सारा है। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या आता है, देखो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि जितने भी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं इसकी म्यूनिसिपल बॉडीज़ में हाइंड्रेंस है, मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा सेंट्रल फाइनेंस की हमें ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स इसलिए हमारे एक्सटेंड हो जाते थे। ऑयल PSUs को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, अनरेगुलेटेड बायोमास सप्लाई चेन होती थी, 30 से 40 दिन का टाइम फ्रेम लगता था, बताओ। फीड स्टॉक प्राइस का कुछ पता ही नहीं था, इनएफिशिएंट रिसोर्स एग्रीगेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की प्रॉब्लम, मार्केट की इश्यूज, ये सारे क्राइसिस थे। तो अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड में गाइज ये बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्कीम को बुलाई कराया जाए, जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो रेगुलरली इस पे इंप्लीमेंटेशन इशूज़ पे काम करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंसल्ट करके फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, तो सिंप्लीफाई करे, डिजिटाइज करे अपने रेगुलेटरी अप्रूवल्स को, सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाए, डिस्पर्सल दे सब्सिडीज़ को, कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करे अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और PPP मॉडल्स के तहत इसको वेस्ट को सेग्रीगेट करे, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के साथ बैठकर और काम करे, और रिस्ट्रिक्ट करे एग्रीकल्चर बायोमास का जो आप रेगुलेट करो, रिस्ट्रिक्ट करो, आप एक्सपोर्ट करो करने ना, सबसे पहले अपनी अफोर्डेबल इंडस्ट्रीज को अपने लिए पहले आप लोकल यूज़ करवाओ, पहले आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। AI किसने यहीं पे अब यहाँ लगाओ ना, AI के सेंसस लगाओ, क्वालिटी ऑफ फीड स्टॉक चेक करो, व्हीकल की ट्रैकिंग लेकर आओ, तो उससे आपकी सप्लाई ठीक होगी, सप्लाई चेन बेहतर होगी, तो फिर आपके आगे काम अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो इन्वायरमेंट सेक्शन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप डिस्कस किए गए, आगे के टॉपिक्स कल की वीडियो में होंगे आपके। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।